सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान को लेकर के जो खड़ा होते हैं उसको संविधान को प्रस्तुत करते हैं, भाषण में रखते हैं, ये उनके एक नया स्टाइल है। भाषण के दौरान ये बातें सब रिपीट की गई कि सरकार ने 5 साल में क्या किया। अधिनियम में संशोधन, आपको पता होगा कि जो भी यहाँ इन्वेस्टर आते थे, कल कारखाना खोलना चाहते थे, उनको बहुत सारे अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता था। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि बिहार में जो होने वाला चुनाव है वो काफी अहम है। तो विजय सिन्हा जिस पद पर हैं, उस पद पर उनके साथ पूरा न्याय नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन नहीं है जी, बिल्कुल। ये बाकी के 5 दलों का भी गठबंधन है, इसलिए 5 दल को मिल करके ये तय करना होगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। और आज हम चर्चा करेंगे डायरेक्ट विधानसभा से जुड़ी जितनी भी आज जानकारियां उसे लेकर। तो देखिए, आज बिहार में मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन पहले ही दिन ये सत्र काफी हंगामेदार देखने को मिला। सदन के बाहर सत्ता पक्ष पर विपक्ष लगातार हमलावर होती नजर आई। कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती नजर आई विपक्ष। इस बीच कई ऐसे बातें हैं जो हम आज चर्चा करने के लिए बैठे हैं। हमारे साथ बाबा मौजूद है और तमाम आज बैठक में क्या क्या हुआ, सदन के अंदर क्या क्या हुआ, तमाम जितने घंटों की सदन की कार्रवाई चली, उसमें हर एक डिटेल हम अपने इस चर्चा में दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो बाबा, आज सबसे मुख्य तौर पर क्या विषय बना कार्रवाई का? यदि सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई और ये मानसून सत्र 5 दिवसीय है। हम इसकी चर्चा लगातार कर रहे हैं। हमने आपको बताया भी था कि काफी हंगामेदार होना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 17वीं विधानसभा जो है, ये 17वीं विधानसभा है। 18वीं का चुनाव होने की तैयारी शुरू हो गई है। तो 17वीं विधानसभा का ये अंतिम सत्र माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद नवम्बर में चुनाव होने हैं और उससे पहले कोई भी सत्र नहीं होना है। यानी जो अगले सत्र में नई सरकार के साथ विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। और ये जो था वो कुल 17वीं विधानसभा का 15वां सत्र था जी। अब तक के 5 साल में ये 15वां सत्र था। और आज के सत्र में ये बातें सोची जा रही थी, कहा यह जा रहा था जी। जो परिस्थितियां बनी थी कि उसमें हंगामा काफी होगा। तेजस्वी यादव अपनी टीम के साथ, पूरा महागठबंधन के साथ, और भी बहुत सारी बातें। अब ये तो 4 दिन बचा हुआ है, तो निश्चित रूप से बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात आज जो देखने को मिली कि जितनी चर्चाएं थी, जितने भी कयास लगाए जा रहे थे, उन कयासों में सच्चाई नहीं थी जी। बिल्कुल, तेजस्वी यादव आज एकदम शांत नजर आए, एकदम चिल मोड में गए। तेजस्वी यादव, अन्य लोग भले ही थोड़ा सा हंगामा कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कर दिया है जी। बहुत गौर करने वाली बात है ये। और आपको याद होगा कि इससे पहले भी हम खबर चला चुके हैं कि अचानक से तेजस्वी यादव का हृदय परिवर्तन हुआ है। एकदम नॉर्मल कारण चाहे जो भी रहा हो, ये समझ करके कि उन पर ओवरलैप कर रही है कांग्रेस। हमने आपको ये भी बताया था कि अचानक से इनको जाना पड़ा था दिल्ली। बिल्कुल, दिल्ली में हमने खबर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि बिहार में जो होने वाला चुनाव है वो काफी अहम है, काफी महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है। लेकिन खैर, चुनाव की चर्चा तो हम करेंगे ही करेंगे। हम सदन की चर्चा कर रहे हैं कि आज सदन की कार्रवाई जैसे शुरू हुई, तो आप लोगों ने खबर दिखाया भी होगा कि राष्ट्रगान से शुरू हुआ। राष्ट्रगान से शुरू होने के बाद ऐसा लगा कि आज की कार्रवाई में कुछ समय रहेगा। बहुत दिनों के बाद लोग मिले हैं। बस 15 मिनट की कार्रवाई है, बस 15 मिनट में सत्ता पक्ष विपक्ष क्या बातचीत हुई पता नहीं चला। बहुत हंगामा हुआ और हंगामा होने के साथ साथ जो ऊपर के लोग थे उन्होंने तो नहीं, लेकिन जो विधायक थे, विपक्ष में बैठने वाले लोग थे, उन सभी लोगों ने कई मुद्दों को लेकर के हंगामा किया। और ये हंगामा आगे और कंटिन्यू करेगा। लेकिन सरकार को अपना विधेयक पेश करना है और इस कड़ी में कुल 12 विधेयक पेश करने हैं, जिसका कि आपको बताया कि विधानसभा में, मैं विधान परिषद की भी बात बताऊंगा, लेकिन विधानसभा में मैं बता दूं आपको कि देखिए, इसमें जो विधेयक पेश होने हैं उसमें बिहार कृषि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 है। इसके अलावा बिहार दुकानदार और प्रतिष्ठान रोजगार विनिमय और सेवा शर्त विधेयक 2025, इसमें इसको भी करना है। जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विद्यालय विधेयक, ये भी उसमें पेश होना है। बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार निबंधन
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विधेयक को पेश होना है। इसके बाद कारखाना बिहार संशोधन विधेयक को पेश करना है। देखिए कारखाना जब भी आप सुनिएगा तो आपको सीधे नजर आएगा ना कि उद्योग की बात, रोजगार की बात, और नीतीश कुमार ने 1 करोड़ लोगों को आने वाले समय में 5 साल में वादा किया है कि 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार मैं मुहैया कराऊंगा। ये इसकी कारखाना अधिनियम में संशोधन। आपको पता होगा कि जो भी यहाँ इन्वेस्टर आते थे, कल कारखाना खोलना चाहते थे, उनको बहुत सारे अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता था। बिल्कुल सिंगल विंडो की व्यवस्था करने की, मुझे जैसा लग रहा है कि सिंगल विंडो की व्यवस्था करने की उसमें पहल की जाएगी और कारखाना अधिनियम में थोड़ी सी ढील दी जाएगी, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा देने का जो सिस्टम था वो तो नहीं है, तो उस सिस्टम को बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है। इसके बाद बिहार विशेष सर्वेक्षण वाली बात जो है उसको लेकर के भी बातें चल रही है कि विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन विधेयक, इसको भी पेश किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि बिहार कृषि भूमि गैर कृषि प्रायोजनों के लिए संपरिवर्तन संशोधन विधेयक, इसको भी सदन में पेश करना है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि पैसा कहां से आएगा, तो बिहार माल सेवा कर प्रथम संशोधन विधेयक जो है वो लेकर के आया गया है। इससे पहले पिछले सदन में भी इसको लाया गया था। इसके बाद बिहार में एक और आपको सेक्टर नजर आया होगा जिसमें पशु और कृषि विभाग, तो बिल्कुल बिहार पशु प्रजनन विनियोग विधेयक जो है इसको भी लाया गया है। और इसके साथ साथ बिहार हिंदू धार्मिक न्यास संशोधन विधेयक, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आपने देखा होगा कि कई जो न्यास हैं उनका गठन हुआ है, तो बिहार हिंदू धार्मिक न्यास संशोधन विधेयक को लाया गया है। इसके तहत हम डिटेल्स में भी बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे, जब सदन के पटल पर इसको रखा जाएगा उसके बाद हम सारी चीजें बताएंगे और इस पर डिटेल में जो बहस होगी उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो विधेयक था कि बिहार भूमिगत पाइपलाइन, आपने देखा होगा कि पाइपलाइन अंदर जो बिछाया जा रहा है उसमें भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार का अर्जन जो है उस पर भी एक विधेयक लाने की तैयारी चल रही है। और अंतिम है जो बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक, ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि आप समझिए कि रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए सरकार को अलग अलग सेक्टर में काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो हुई वो बातें जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, जो सदन में आज होनी थी, जिस पर आगे कार्रवाई होगी, आगे इस विधेयक को पेश किया जाएगा। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो 57,946 करोड़ का अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया गया, जिसकी चर्चा हम पहले से भी कर रहे थे। अभी से लेकर के चुनाव तक सरकार को जो खर्च करने हैं, बिल्कुल सरकार ने जो नीतियां बनाई है, योजनाएं बनाई हैं, मंत्रिपरिषद ने जो पास किया है, उन सभी को कानूनी रूप में दिया जाएगा। इन सभी बातों को लेकर के सदन में भाषण के दौरान ये बातें सब रिपीट की गई कि सरकार ने 5 साल में क्या किया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात जो लगी वो ये कि भाषण के दौरान कहा गया कि हमारा दायित्व केवल कानून बनाना नहीं है, केवल विधि निर्माण नहीं है, हमारा जो कार्यकाल है, हम जो चुन करके लोगों के बीच में आते हैं उसमें जन विश्वास की रक्षा करना भी हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य है और यहीं से लोकतंत्र मजबूत होता है। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर के एक तरफ जहां सरकार का ये मानना है, वहीं दूसरी तरफ संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ का नारा लगा। ये आपको पता होगा कि राहुल गांधी संविधान की एक छोटी सी पुस्तक लेकर के, मैं छोटी इसलिए कह रहा हूं कि उसका साइज छोटा है, न कि मैं छोटी बता रहा हूं, संविधान की वो छोटी जो पॉकेट बुक है वो हैंड फ्रेंडली लेकर के हर वक्त वो लेकर के ही सब जगह मूव करते हैं। वो उनके साथ 24/7 मुझे तो लगता है कि उसको चाहिए, उनको माला भी बना करके पहन सकते हैं, कभी छूट जाएगा तो उनको। और हम लोग भी संविधान को मानते हैं, हम लोग भी संविधान को पढ़ते हैं, हम लोग यहाँ भी संविधान है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान को लेकर के जो खड़ा होते हैं उसको संविधान को प्रस्तुत करते हैं, भाषण में रखते हैं, ये उनके एक नए स्टाइल है। तो खैर इन सारी बातों का अनुसरण भी लोग कर रहे हैं। अब रहा सवाल की यहाँ विपक्ष जो है अलग अलग खेमे में बटा हुआ दिखा। बिल्कुल, विपक्ष एकजुट होता तो सरकार पर दबाव बनाया जा सकता था, लेकिन अब विपक्ष को क्या कहिएगा, यहाँ तो सरकार में ही बैठे लोग आपस में जब चर्चा करते हैं, एनडीए के विधायक दल की बैठक होती है तो उसी में लगता है कि इस पर भी आएंगे, बड़ा दिलचस्प मामला है। एक दूसरे पे ऐसा हो रहा था कि जैसे मारने को उतर जाएंगे, जिस तरह से तू मैं देखा गया। देखिए हम बात कर रहे हैं एनडीए गठबंधन की बैठक की, क्योंकि सेंट्रल हॉल में बैठक होती है जहां पर नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और तमाम एनडीए गठबंधन के भीतर जितने भी बड़े नेता है वो मौजूद थे। हालांकि चिराग पासवान वहां के सदस्य नहीं तो वहां पर नहीं थे, लेकिन सभी मौजूद थे। और इस बीच गौर करने वाली बात यह थी कि जब अशोक चौधरी
कुछ ऐसा बात कह रहे थे जिस पर विजय सिन्हा आग बबूला हो गए और गुस्सा भी इस तरह से था बाबा, ऐसा लग रहा था जैसे क्या बोल गए हो अशोक चौधरी। विजय सिन्हा की बात अगर करती हैं आप, तो विजय सिन्हा जिस पद पर हैं उस पद पर उनके साथ पूरा न्याय नहीं हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपको लगता भी होगा कि जहां सम्राट चौधरी नजर आते हैं, विजय सिन्हा वहां बहुत साइड लाइन छोटे नजर आते हैं, उनका कद बहुत छोटा नजर आता है। अब इसको भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए था कि बारी फरकट करके कौन बड़ा कौन छोटा कर दे, या फिर एक ही अगर बनाता तो ज्यादा बेहतर था। खैर, इन सारी बातों को लेकर के वो अक्सर उनको एक फील जरूर होता होगा कि उनको छोटा करके मांगा था, प्रायोरिटी नहीं मिली। लेकिन जब जब उनको मौका मिला है तो उन्होंने हुंकार भरा है। चाहे वो विधानसभा में पिछली बार आपने देखा होगा 2020 में जब सरकार बनी थी एनडीए गठबंधन की, तो उन्हें विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी गई थी। उसके दौरान भी कई तरह की बातें हुई थी, यहाँ तक कि नीतीश कुमार के साथ भी उनका एक हॉट टॉक हुआ था जो काफी चर्चा में रहा। यही नहीं, सम्राट चौधरी के साथ भी, चूंकि सम्राट चौधरी मंत्री थे और विधानसभा के वो अध्यक्ष थे, दोनों के बीच में व्याकुल वाला शब्द जो आया था वो वहीं से इजाद हुआ था और उसको लेकर के भी बातें हुई थी। लेकिन आज की जो बात हम करने जा रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन के घटक दलों की मीटिंग चल रही थी। एनडीए गठबंधन सत्ता में है और उसमें कई मुद्दों को लेकर के विजय सिन्हा ने सवाल खड़ा किया था कि अगर कोई उद्घाटन होता है, कोई भी मंत्री अपने क्षेत्र का या किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, वहां के जो विधायक हैं, माननीय हैं, उनको बुला करके उसमें सम्मान रखना चाहिए, उनका भी मान सम्मान भी है और उनको वहां रहना चाहिए। इसको लेकर के वो सवाल खड़े करे थे। उनका सवाल निश्चित रूप से जायज था। उन्होंने एक लाइन ये भी बोली थी बाबा कि ये मर्यादा जो है एनडीए गठबंधन की, ये बस बीजेपी के खामखेमे में नहीं है, हर पार्टी में जितने हैं सबको ये मर्यादा बनानी चाहिए। बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि देखिए, कोई भी विधायक हो, किसी भी दल का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके क्षेत्र में कोई कार्य हो रहा हो, कोई योजना लाई जा रही हो, तो उसका प्रोटोकॉल के तहत उसका आना वहां जरूरी है। ये एक कॉमन कर्टसी है जिसको पूरा करना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये बात कही, आपने जो कहा बड़ा ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन नहीं है जी, बिल्कुल, ये बाकी के 5 दलों का भी गठबंधन है। इसलिए पांचों दल को मिल करके ये तय करना होगा कि एनडीए गठबंधन में कोई भी बात इस तरह की नहीं हो कि एक दूसरे के प्रति किसी तरह की भावना पैदा हो। इसके अलावा आपको बता दें कि बात हम तेजस्वी यादव की करेंगे। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष के हैसियत से उन्होंने कुछ बातें जरूर रखी हैं। उन्होंने सीधे तौर पे सरकार और सरकार के अधिकारियों पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर है, उगाही होती है ट्रांसफर पोस्टिंग में। इसके बाद उन्होंने अपराध को लेकर के बहुत बड़ी बात कही। जिस अपराध आपने देखा होगा कि इधर लालू प्रसाद के नाम पर थोड़ा सा कम हुआ है। अब नीतीश पे ज्यादा चर्चा है। नीतीश कुमार जो बार बार ये कहता था कि आपको पता है कि 2005 से पहले क्या क्या होता था, वो नीतीश कुमार अब इस बात को थोड़ा सा संयम रख करके नहीं बोल रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उनके शासन प्रशासन में थोड़ी कमी जरूर आई है, उनके इकबाल पर भट्टा लगना शुरू हुआ है। नीतीश कुमार हालांकि बाउंस बैक करने वाले हैं, इसको लेकर के कई तरह की बातें कही जाती है। जो चालू वित्तीय वर्ष है उस वित्तीय वर्ष को लेकर के जो हमने बताया कि 57,000 लगभग 58,000 करोड़ के आसपास का ये जो अनुपूरक बजट है उसको पास कराया जाएगा। इसमें राज्यपाल की स्वीकृति मिलेगी, उसके बाद क्रयादेश होगा। ये सारी प्रक्रियाएं होगी। विनियोग समितियों की जो रिपोर्ट है वो सदन के पटल पर रखी जाएगी। इसमें 22 तारीख और 23 तारीख को ये दोनों दिन जो है, 21 तारीख को आपने देखा कि 15 मिनट में समाप्त हो गया, लेकिन 22 और 23 तारीख को सरकार इस विधेयक को, राजकीय विधेयक जो है उसको पेश करेगी तथा अलग अलग राजकीय कार्य जो होंगे उस पर भी नजर रहेगी उसके बाद 24 तारीख को अनुपूरक बजट पर चर्चा एवं मतदान होगा और मतदान के बाद इसे राज्यपाल के अनुमति के लिए, उनके स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। 25 जुलाई को गैर सरकारी संकल्प जो हैं, जो पहले से दिए गए हैं, जैसे मान लेते हैं कि विधायकों के कोई संकल्प हो, उनके द्वारा जो कार्य करने की क्षेत्र की बात हो, ये सारे संकल्प जो हैं वो रखे जाएंगे और इसी पर लेकर के विधानसभा में बस होगी। ये 5 दिवसीय बहुत छोटा सेशन है और अक्सर होता भी छोटा है। आगे आप समझिए कि अब इसके बाद फिर सदन की कार्रवाई नहीं, बल्कि सीधे आपको नई सरकार होगी, उसमें बहुमत होगा, उसमें बहुमत पेश किया जाएगा और वहां जो जाकर के शीतकालीन सत्र जो है उसके पहले आपके सरकार की गठन हो जाएगी। अब SIR जो है उसको लेकर के सबसे ज्यादा इस पर विवाद हुआ है और ये विवाद बहुत गहराता जा रहा है। हालांकि आप समझिए कि इसमें 97% 95% कहा जा रहा है कि काम पूरा हो चुका है, पूरा हो गया, बिल्कुल। और ऐसे में चुनाव के ठीक पहले इस तरह की बात को करने का
निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग दोनों को कटघरे में खड़ा किया गया है कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर कर रहा है, उसके फायदे के लिए कर रहा है बीजेपी का। निश्चित रूप से ये सारी बातें हुई हैं, हालांकि इसको लेकर के कई तरह के कंट्राडिक्शन भी हैं, उन विवादों में हम नहीं पड़ेंगे, लेकिन इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक मामला भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर किसी भी तरह का रोक लगाने से मना कर दिया है, लेकिन जो 2-3 ऐसे आपके प्रमाण पत्र हैं जिसको इस वंचित किया गया था कि इस नहीं मान्य होंगे, उनको उन्होंने वैलिड कर दिया है कि इतना बड़ा आप आयोजन करते हैं, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, ये सारी चीजों को किसी भी तरह का आपके पहचान का कोई भी प्रमाण पत्र तो वह वैलिड होगा। अब इन सभी बातों को लेकर के निश्चित रूप से जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें देखना वो दिलचस्प होगा कि आज का काम तो निपट गया, 15 मिनट में असल जो काम है वो कल से शुरू होना है। और हमारे यहाँ आपको पता है कि हमारे 2-3 रिपोर्टर जो हैं, मुकेश जी तो पूरा भिड़े रहते हैं वहां, एक लोगों से बातचीत करके मुकेश जी लगातार भेजते रहते हैं। नेताओं के कुछ बयान थे जिनको लेकर के सभी का मानना यही था, किसी भी दल के नेता हो, आप लोगों ने तो दिन भर खबर भी किया है, उन खबरों में एक ही बात सबसे महत्वपूर्ण थी कि सभी दल के नेता जो हैं वो चाहते हैं कि स्मूथली शांतिपूर्ण ये निपट जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए, कोई ऐसा विवाद ना हो जाए कि वो जब चुनाव में जब जाएं अपने लोगों के बीच तो उनका कहा जाए कि अरे सदन में तो यही ना था। इसलिए सब लोग चाहते हैं कि संयम से शांति से निपट जाए, बस निपटाना है, क्योंकि सभी को चुनाव में जाना है। 243 विधायक जो हैं उनको सभी को चुनाव में जाना है और सभी चुनाव की तैयारी कर। जी देखिए, आप SIR वाला जो बात कर रहे थे बाबा, तो आज हमने खबर भी एक चलाया जिसमें एक चुनाव आयोग की तरफ से जो नया रिपोर्ट सामने है उसमें साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि 41 लाख जो मतदाता है वो लापता है और 11,000 अवैध प्रवासी जो है वो बिहार में रह रहे। तो सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा जो है, और इसको निपटाने का भी समय दिया चुनाव आयोग ने। यदि हम लोगों ने इस पर चर्चा भी किया था कि जिसमें वर्मा के और कहीं के और कहीं के और कहीं के हमारे पड़ोसी देशों के कई जगहों के यहाँ नागरिक पाए गए हैं, तो उनकी नागरिकता वैध है कि अवैध है ये तो जानना सरकार का निश्चित रूप से सरकार का एक और लाखों लाख की संख्या में अगर इस तरह से आंकड़े आ रहे हैं तो बहुत गड़बड़ वाली स्थिति है चुनाव में। निश्चित रूप से तो इस SIR को लेकर के भले ही जितना भी विवाद हो, लेकिन ये वैधानिक प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के वक्त को लेकर के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं जो कि इसको भी निपटा लिया जाएगा। तो आखिर में अब हम इसको कंक्लूड करें, बिल्कुल कंक्लूड करना चाहिए। तो देखिए आज सदन में क्या क्या कार्रवाई हुई है और किस प्रकार से हम चर्चा कर रहे थे, क्या क्या विधेयक पेश होने वाले हैं, जो 12 विधेयकों की बात हो रही थी वो भी बताया है बाबा ने, और तमाम आज हमने नजर बना करके रखा, हर एक अपडेट हमने अपने दर्शकों को पहुंचा। और कल देखिए फिर से सदन की कार्रवाई होगी और ऐसा कहा जा रहा है, जो डिटेल हमारे पास थे जैसा कि बाबा ने एक्सप्लेन किया कि कल और परसों की जो कार्रवाई होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और कल 9:30 बजे से आप एकदम भिड़े रहिएगा, भारत लाइव देखते रहिएगा, क्योंकि हमारी पूरी टीम 9:30 बजे से जैसे विधायकों का एंट्री होता है वैसे ही हमारी टीम वहां लगी हुई है। एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सत्र होने वाला है, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ होना है। चुनाव में उतरना है, चुनाव में सीधे पहुंचना है आपके पास। इसके बाद सदन में आप इन लोगों को नहीं देखेंगे, बल्कि आपके पास पहुंचेंगे फिर से सदन में पहुंचने के लिए। तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप गौर से देखें कि आपके विधायक क्या कर रहे हैं, आपके विधायक आपके लिए क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने किया है। इन सारी बातों का आप जोड़ घटाव जरूर रखिएगा और जब आपके पास जाए तो उनसे जवाब भी मांगिएगा, वोट जरूर दीजिएगा। जी तो चलिए बाबा, धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम को अब हम यहीं समाप्त करेंगे। ऐसी तमाम खबरों और ऐसे ही डिटेल्स के लिए आप बने रहे भारत लाइव के साथ। धन्यवाद।